नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज का मुद्दा भी बहुत रोचक है। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ श्री छैल बिरजी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड बहुत इंडिया में बहुत बढ़ रहा है सर, और ये जहाँ तक आम आदमी की जो रोजगार है उसको छीनने के ऊपर छीन रहा है। जियो भी रिटेल बिजनेस में उतर चुका है। क्या बोलेंगे इस बारे में सर? व्यापार का जो क्रम चलता है, उद्योगपति थोक व्यापारी को माल बेचता है, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को माल बेचता है और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को माल देता है। फुटकर व्यापार से शहर की, गांव की, कस्बे की एक शान होती है, शहर जगमगाता है। लेकिन कुछ सालों से देख रहा हूँ कि जिसको देखो फ़ोन करता है सामान भेज दो, ऑनलाइन सामान आता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और वो क्या भेज रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। और बेरोजगारी के अवसर इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे देश में, क्योंकि भुखमरी आ जाएगी। जब फुटकर व्यापारी को कुछ मुनाफा नहीं मिलेगा, एक तो फुटकर व्यापारी को, थोक व्यापारी को दुकान का किराया, लाइट का बिल, कर्मचारियों का पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण, ये सब नहीं होगा तो देश में हाहाकार मच जाएगा। मैं देश की जनता से भी निवेदन करता हूँ, ताकि सरकार से भी निवेदन करता हूँ, जैसे रिलायंस कंपनी है ये फुटकर व्यापार में आ रही है, और भी जो है ऑनलाइन वाले हैं, इन पे प्रतिबंध लगाया जाए। देश में आकार लूटमारी बचाने के लिए, देश को भूख से बचाने के लिए, व्यापार की शान बचाने के लिए आज बाजार एक मुर्दा घर बन जाएगा। अगर दुकानें बंद हो जाएगी तो शमशान हो जाएगा बाजार। विनती करता हूँ, मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि बाजार से माल खरीदे, आप फुटकर व्यापारी से खरीदे ताकि उनका पालन पोषण हो। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से खरीदेगा ताकि उसका भी भरण पोषण हो, और थोक व्यापारी उद्योगपति से खरीदेगा। ऐसी नीति अपनाना चाहिए ताकि तुम भी खाओ और सब खावे, अपन भी जिंदा रहो और लोगों को भी जिंदा रहने दो। मेरी ऐसी विनती है। सर, देखा ये जा रहा है कि सीबीआई के छापे हैं सिर्फ विपक्षियों पर पड़ रहे हैं। जो काम कर रहा है क्या उसी को निशाना बनाया जा रहा है क्या? सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सिसोदिया, उनको भी कल जो सीबीआई का छापा पड़ा, क्या बोलेंगे इस बारे में? सीबीआई और ईडी ये निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं। मेरा इन दोनों से निवेदन है कि कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, सबको ढूंढ के निकालो, क्योंकि चारों तरफ काला धन है। चारों तरफ काला धन है। सत्ता पक्ष के पास भी बहुत है और विपक्ष के पास भी बहुत है। सरकार, इनका जांच एजेंसी का काम है निष्पक्षता बनाए रखे। ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में उनके यहाँ छापा मारो, उनको पकड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैं सीबीआई से, ईडी से निवेदन करता हूँ कि सभी नेताओं को गिरफ्तार करें, सभी नेताओं का नार्को टेस्ट करें और सभी के यहाँ से काला धन निकाले। इतने बड़े बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं बोल सकता किसी का, कि देश माला माल हो सकता है। किसी के पास में 1 लाख करोड़ की संपत्ति मिलेगी, किसी के पास 50,000, किसी के यहाँ 10,000, इतनी संपत्ति है। गरीब बेचारा भूखा मर रहा है और ये लोग जो है गरीबों के पैसे से, टैक्स के पैसों से दीवारों चिन रहे हैं, दीवारों में पैसे रख रहे हैं, गद्दों में पैसा रख रहे हैं। ये सब होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सीबीआई को, ईडी को अपनी कंपनियां बढ़ाना चाहिए युद्ध स्तर पर, ताकि एक साथ छापे पड़े। विपक्ष के नेता भी पढ़ रहे हैं, पक्ष के नेता भी पढ़ना चाहिए, जो बड़े पूंजीपति हैं उनके भी पढ़ना चाहिए। जैसा तुम्हारे वहाँ पे औरंगाबाद जालना में करीब समझ लो 500-700 करोड़ का माल मिला एक उद्योगपति के यहाँ से। ऐसा बहुत सारे हैं। इतने आईएएस अधिकारी हैं, इतना भूतपूर्व आईएएस अधिकारी है, इनके यहाँ नेताओं से ज़्यादा रुपया मिलेगा, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी करोड़ों रुपये महीना का कमाता है, करोड़ों। उनका सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और ये क्या देश के लिए, अपने आप तो देंगे नहीं देश को धन, इनको वसूल करना पड़ेगा। तो मेरी ऐसी निवेदन है ईडी से, सीबीआई से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि जितने भी आईएएस अधिकारी हैं वर्तमान और भूतपूर्व, सबके यहाँ छापा मारे। जितने भी मंत्री हैं राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के, उनके यहाँ छापा मारे। इतना धन मिलेगा कि देश माला माल हो जाएगा। भारत जो सोने की चिड़िया था उसका खिताब वापस मिल जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। कई नेता ऐसे देखने को मिले जिनका कोई व्यापार नहीं है, धंधा नहीं है, सिर्फ राजनेता है। नेतागिरी में वो गाड़ी मेंटेन करते हैं, अच्छे ऐशो आराम में रहते हैं। ऐसा देखने के बावजूद भी यहाँ पे सीबीआई और ईडी की उन पे कुछ कार्रवाई नहीं होती, क्या बोलेंगे? नेतागिरी भी तो एक धंधा है भैया। लोग अपना मकान बेच के, ज़मीन बेच के नेतागिरी करते हैं। जीत जाते हैं तो ठीक है, नहीं जीते तो फिर भीख मांगते हैं, कहीं मुनि में करते हैं। तो नेतागिरी एक बहुत बड़ा उद्योग है। ये उद्योग सफल हो जाए तो हो जाता है, नहीं हो तो नहीं होता है। कि जिसको सत्ता मिलती है वो सफल नेता हो जाता है, जिसको नहीं मिली वो घर में पड़े रहता है, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो।
अब जैसे मैं आज 25-30 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, वहीं की वहीं पड़ा हूँ, क्योंकि मैं न तो भ्रष्टाचार मेरे को करना आता है, न मेरे को चापलूसी करना आता है, इसलिए मैं वहीं की पड़ा हूँ। तो राजनीति की दुकान चापलूसी की नींव पर खड़ी है। तो जितना बड़ा चापलूस होता है, जहाँ वहाँ लोगों से चंदा मांगता है और अपना राजनीतिक रोटियाँ सेकता है, उसी का ज़माना आज चल रहा है और उसी का ज़माना चलेगा, कोई रोक टोक नहीं सकता। सर, राजनीति से पैसा और पैसे से राजनीति, क्या बोलेंगे, कितना सही कितना गलत? आम आदमी को कितना किस तरह से लूटा जा रहा है? दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं भैया। आज वार्ड मेंबर चुनाव में 20 लाख से 50 लाख रुपए लगता है, जिला परिषद चुनाव में 50 लाख से 70 लाख लगता है, विधानसभा में कम से कम 3-4 करोड़ लगता है, लोकसभा में 20-25 करोड़ लगता है। ये सब सरकार नीतियाँ बनाना चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि कोई भी उम्मीदवार जो रहे, ये इसका उम्मीदवार का पैसा खर्च नहीं हो, वो सरकार का पैसा खर्च हो, और कोई ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए भेदभाव। सरकार उनको देवे चुनाव लड़ने के लिए, और जो बड़ी पार्टियाँ है उनके उम्मीदवार हो, और उम्मीदवार के पैसे सरकार देवे या चुनाव आयोग देवे, और उतने पैसे वो खर्च करे, अलग से खर्च करे, उनको भी ऐसी सजा देवे कि दोबारा चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहे हो। कोई बोलते 1000 वोट देंगे, कोई बोलता 500 वोट देंगे, कोई 200 वोट देंगे। क्या बोलूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ मैंने लोगों को बिकते हुए। जैसे साले जानवर बिकते हैं, बैल बिकते हैं, वैसे ही लोग बिकते हैं। तो सरकार भी क्या करेगी, नेता क्या करेंगे? जब जनता बिक रही है तो वो क्या करेंगे? अब जनता बोलती है साले वो भी तो कमाते हैं, हमने ले लिया तो क्या बुरा किया। देश में ऐसा चल रहा है, ऐसा चलता रहेगा। सरकार को कड़क होना पड़ेगा, चुनावी राजनीति से परे हटना पड़ेगा। चुनावी राजनीति के चक्कर में सब बर्बाद हो गया देश। चुनावी राजनीति से परे हट के सरकार को कड़े नियम लागू करना पड़ेगा। सर, केंद्रीय चुनाव समिति से श्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जी, उनको बाहर किया गया है, क्या बोलेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी में देखा मैंने, एक व्यक्ति एक पद, इसका नियम होता है। कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन अधिकतर होता है। बाकी पार्टियों में अध्यक्ष भी वो रहते हैं, मुख्यमंत्री भी वही रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन वाली पार्टी है, इसमें एक व्यक्ति एक पद होता है। तो नितिन जी के बाद में देश का बड़ा भारी मंत्री पद है, परिवहन मंत्री, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है। तो मेरे ख्याल से तो अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। नए लोगों को मौका दे रहे हैं तो वो बहुत साल रह गए। परिवर्तन संसार का नियम है, परमानेंट कुछ भी नहीं रहता है। तो नितिन जी को कोई ऐसा डिमोशन नहीं हुआ है। नितिन जी के बाद में बहुत बड़ा मंत्रालय है, और नितिन जी है। अटल बिहारी वाजपेयी की छवि नितिन जी में दिखती है मुझे। मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी गोंदिया आए थे रेस्ट हाउस में, तो करीब घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा चकलस किए। नितिन गडकरी ने मेरा परिचय कराया, बोले अटल जी आप अटल बिहारी तो ये छैल बिहारी, ऐसा हमारा चकलसबाजी हुई। तो नितिन जी एक ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता है, और नितिन जी का ये नहीं डिमोशन नहीं हुआ। ये बड़ा भारी मंत्रालय उनके पास में, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई किसी का डिमोशन नहीं हुआ है, होता रहता है ऐसा। तो नितिन गडकरी जी इनको विकास पुरुष भी कहते हैं, कहीं इनके विकास और प्रसिद्धि के कारण तो नहीं उनको हटाया गया है, क्या बोलेंगे? हाँ, वैसा तो होता ही है। जब राजनीति में कोई प्रधानमंत्री लेवल पे पहुंच जाए या अपने पंख बहुत ज़्यादा उड़ा देवे तो पंख कतरते हैं। मेरे भी पंख कतरे थे 1993 से 95 में। मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। मुझे बड़े बड़े विपक्षी नेता कि मेरे निवास पे आने लग गए थे, मुझको चाहने लग गए थे, तो मेरे भी पंख कतरे। तो ऐसा राजनीति में होता है, एक दूसरे की लाइन मिटाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की लाइन। सर, केंद्रीय मंत्री अनुराग जी ठाकुर बोल रहे थे कि रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनको देश से बाहर निकालेंगे, तथा जो हरदीप पुरी जी है केंद्रीय मंत्री, उनका कहना ऐसा है कि उनके लिए हम कॉलोनी बनाएंगे। एक विरोधाभास बयान है, क्या बोलेंगे इस बारे में? चुनावी राजनीति के चक्कर में दोनों मंत्री विरोधाभास बयान दे रहे हैं। ये चुनावी राजनीति है। ये मैं तो बोलता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इंसान हैं, सबकी सुरक्षा होना चाहिए। और जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, चाहे राष्ट्रभक्त कोई भी है, उसको ध्यान देना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करना चाहिए। लेकिन जो देशद्रोही है उसको गोली मार देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी हो। देश विरोधी को गोली मारो, और देशभक्तों को रहने का, खाने पीने का ऐसा सुविधा दो। मेरा ऐसा मानना है, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई भी हो, मेरा ऐसा मानना है। और दो मंत्रियों को आपसी सामंजस्य बैठाना चाहिए। इसमें देश गुमराह होता है, अरे एक मंत्री क्या बोल रहा है, दूसरा मंत्री क्या बोल रहा है। कृपया देश को गुमराह नहीं करें। पहले मंत्रिमंडल में निर्णय ले लेवे कि हमें क्या बोलना है, उसके हिसाब से आप टीवी में बोलें। सर, लोकसभा में सांसदों को जो नाश्ता और चाय दिया जाता है वो नाम मात्र शुल्क दिया जाता है, कितना सही कितना गलत, क्या बोलेंगे सर? सांसद और विधायक
हमारी गरीब जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इनको कम रेट में मिल रहा है, मैं तो बोलता हूँ फ्री में मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब जनता के प्रतिनिधि होते हैं ये। अब हमारे गोंदिया में भी 10 रुपये में खाना मिलता है, जबकि वो खाना करीब करीब 25 रुपये में पड़ता है होटल वाले को, और 10 रुपये में देते हैं। और सरकार इनको करीब करीब बाकी सब्सिडी देती है, यानी 50 रुपये के हिसाब से, मेरे ख्याल से 45 या 50 की सरकार देती है। यानी दुकानदार 20 रुपये मुनाफा कमाता है और सरकार 20-25 रुपये का दंड भुगतती है, और ग्राहक को 10 रुपये में खाना मिलता है। उसी प्रकार जैसे गरीब को खाना मिलता है, तो सांसद और विधायक भी गरीब है बेचारे, क्योंकि वो हमारे गरीबों के प्रतिनिधि हैं। उनको कब रेट में मिलना चाहिए। वो कितना कमाते हैं, ज़्यादा थोड़ी कमाते हैं। 80,000 रुपया मान लो उनका पेमेंट है सांसद का, विधायक का पेमेंट मान लो 50,000 है, भत्ता है, बाकी सुविधाएं मिला के एक सांसद को ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख 5 लाख रुपये मिलता है, विधायक को ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 लाख मिलता है। तो महंगाई के इस युग में इतने पैसे से क्या होता है। तो चलने दो जैसा चल रहा है, इनको कम रेट में मिलना चाहिए। और सरकार तो सब्सिडी देती है ना, सरकार के क्या जाता है, सरकार तो हमसे टैक्स वसूल करती है, हमारे टैक्स के पैसे से सब्सिडी देती है, और जनता ये अपना वाही वाही लूटती है सरकार। जो हो रहा है देश में ऐसे ही चलेगा, चलने दो, ऐसा चलेगा देश में। कहा ये जाता है कि देश का जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, लेकिन आम आदमी के लिए ये महंगा हुआ है। सांसद और जो विधायक है उनके वो जो पेट्रोल खर्च करते हैं, इतना ही नहीं, देश के पंतप्रधान विदेश की यात्रा करते हैं, इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। आम आदमी को क्या मिल रहा है सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? अरे भैया, ये राजा महाराजा है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये आधुनिक राजा महाराजा है। पहले जनता राजाओं को लगान देती कि नहीं, लगान नहीं दो तो कोड़े पड़ते थे। हमने कई पिक्चरों में देखे हैं, 16 पिक्चर में देखा, लगान नहीं दो तो कोड़े पड़ते जनता को। आज ये कोड़े तो नहीं मार रहे ना, ये हमारे जो आधुनिक जो राजा है ये हमको कोड़े नहीं मार रहे हैं, सिर्फ हमसे टैक्स ले रहे हैं। तो टैक्स देने में क्या बुराई है, बिना मार खाए हम टैक्स दे रहे हैं, क्या बुराई है। तो जैसे कि देश में विद्युत की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनने की कगार पे है, तथा विद्युत की जो दर है वो भी बढ़ने की जो आशंका लोगों को नजर आ रही है, एक डर लग रहा है, क्या बोलेंगे इस बार? हमारे देश में विद्युत एक तो पानी से पैदा होती है, एक कोयले से पैदा होती है। तो पानी से जो पैदा होती है ज़्यादा कुछ नहीं है, भाखड़ा नागल योजना है पंजाब में, वहाँ बिजली पैदा होती है। और संबलपुर के पास में संबलपुर के पास में हीराकुंड योजना है, वहाँ बिजली पैदा होती है। और राजस्थान में कोटा में चंबल नदी के ऊपर डैम बंधा है, वहाँ बिजली शायद नहीं होती है, लेकिन बिजली पानी से ज़्यादा पैदा नहीं हो रही, कोयले से ज़्यादा हो रही है। तो कोयला जो है धरती के नीचे से निकलता है और सदियों से निकल रहा है, आगे उसका क्या भविष्य होगा, धरती तो बिल्कुल खोखली हो जाएंगी। मेरा ऐसा मानना है, जैसे भारत सरकार ने अभी किया था घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, वैसे हर घर सोलर ऐसा अभियान चलाए। सरकार सोलर को लगाने के लिए सब्सिडी देवे, और बाकी जो पैसा जिसको ज़रूरत है उसको कम ब्याज में पैसा देवे। जैसे बिजली का बिल मान लो किसी का 10,000 आता है, तो सरकार उतना ब्याज लेवे कि उनको 10,000 से कम में ही आवे, यानी उनको बिजली फ्री भी हो जावे। और उनका जो लोन लेंगे मान लो सोलर के लिए, लोन भी चुकता हो जाएगा उनको 2-4-5 साल में, और बिजली का बिल भी नहीं आएगा। तो सरकार को हर घर तिरंगा की तर्ज पर हर घर सोलर ये योजना चालू करना चाहिए, क्योंकि सोलर से लाइट पैदा करने में कोई खर्चा नहीं आता। सूर्यदेव जो प्रकाश बरसाते हैं, जो गर्म वातावरण होता है उससे बिजली पैदा होती है। एक बार लगाने में सोलर को 5-7 लाख खर्च आता है, उसके लिए सब्सिडी और लोन से पूरी हो जाती है ज़रूरत। अब तो कई लोग बोलते हैं अरे बारिश में बिजली पैदा होती क्या, अरे ठंडी में पैदा होती क्या। बिजली पैदा होती है तापमान से, बारिश में भी तापमान होता है, सर्दी में भी तापमान होता है, गर्मी में भी तापमान होता है। गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है तो बिजली ज़्यादा पैदा होती है, ठंडी बारिश में तापमान कम होता है तो कम बिजली पैदा होती है। लेकिन देश विद्युत के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा, और देश जो खदाने से कोयला खोद रहे हैं इससे देश को फ़ायदा होगा, क्योंकि खोदते जाओ आखिर क्या निकलेगा, आखिर सत्यानाश निकलेगा देश का। और जो मालगाड़ियों में हज़ारों लाखों टन कोयला ले जाते हैं, मालगाड़ी के लिए सवारी गाड़ियों को रोकना पड़ता है, मालगाड़ी का खर्चा बचेगा, देश को बहुत फ़ायदा होगा। सरकार इस पर चिंतन करे मेरे ख्याल से। राखी जैसे त्यौहार में लोगों को ट्रेन नहीं मिल पाई, तथा मालगाड़ी की जो चलन बढ़ने की वजह से लोगों ने राखी नहीं मना पाए, लोग का चलन ट्रेन यात्रा बंद थी, क्या बोलेंगे सर? ये रेल मंत्री जो है वैष्णव जी है, इनकी गलत नीतियाँ हैं। पहले पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, उनकी नीतियाँ सही थी। मेरे ख्याल से रेल मंत्री को तुरंत बदल देना चाहिए और बुद्धिजीवी को रेल मंत्री बनाना चाहिए। पीयूष गोयल है या दूसरा कोई भी हो,
वैष्णव जो है मेरे ख्याल से फेल है रेल मंत्री में, इनको हटा देना चाहिए। और जनता को परेशान बहुत कर रही है। जनता को एक ट्रेन तो साधन है, बाकी बस में बहुत पैसे लगते हैं, निजी कार में बहुत पैसे लगते हैं। ट्रेन जो है बहुत अच्छा साधन है यात्रियों के लिए, तो ट्रेनों को तुरंत चालू करना चाहिए। जो भी ट्रेन ये रोक रहे हैं इनको चालू करना चाहिए। और एक एक दो दो ट्रेन, अगर तुम्हारा 4 लाइन का काम चल रहा है मान लो, तो 3 लाइन तो है ना, 3 लाइन में तुम कम काम कर लो और ट्रेनें आगे पीछे कर लो, लेकिन यात्रियों को तकलीफ नहीं हो, मेरा ऐसा निवेदन है रेल मंत्रालय से। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स का हम हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। जब तक आप हमें अपने विचार नहीं बताएंगे हम इसको और भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट, और आपके कमेंट्स हमेशा करते रहिए। धन्यवाद।